प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंशु सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र तक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पूर्व इस पाठ में हम कोशिका की संरचना एवं कार्य, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर तक का अध्ययन कर लिए हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव है, इनके शरीर की संरचना कोशिका से ही होती है। असंख्य कोशिकाएं मिलकर बहुकोशिकीय जीव के शरीर की संरचना करती हैं। बच्चों, कोशिका के संगठन में हम ये जान गए हैं कि कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक से मिलकर बनी होती है। आज हम जानेंगे कि ऊतक क्या होता है। बच्चों, एक कोशिकीय जीव के अपने कोशिकांगों द्वारा श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का एक विशेष समूह किसी विशेष कार्य को करता है। जैसे अगर पेशी ऊतक कोशिकाओं की बात करें तो पेशी कोशिकाएं मिलकर शरीर के संकुचन और प्रसारण का कार्य करती हैं। इसी तरह शरीर में संदेश वाहक का कार्य, किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। बात करें पादप में, पौधों में, तो पौधों में जाइलम कोशिकाएं आपस में मिलकर जल का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करती हैं। फ्लोएम कोशिकाएं आपस में मिलकर भोज्य पदार्थों को पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तो क्या हो रहा है? विशेष कोशिकाओं का समूह जो रचना में समान हो, उत्पत्ति में समान हो और वो किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करती हैं, उनको ऊतक कहते हैं। अब आइए बच्चों, पादप ऊतक के बारे में जानें। बच्चों, हम ये जानते हैं कि जंतु में वृद्धि निश्चित समय तक ही होता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन पादप में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। उनकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, जिससे उनमें वृद्धि होती रहती है। तो वृद्धि के आधार पर पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक मतलब जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है। प्रविभाजी नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें लगातार विभाजन होता रहता है और विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि पौधे में होती रहती है। बच्चों, आइए एक प्रयोग द्वारा पौधों में प्रविभाजी ऊतक द्वारा वृद्धि होती है, इसको समझा जाए। बच्चों, हम 2 जार लीजिए। एक जार में हम दोनों ही जार में पानी डाल लीजिए और पानी के ऊपर हम प्याज रख देते हैं। प्याज को ऐसे पानी के ऊपर रखा हुआ 3-4 दिन छोड़ देते हैं और चौथे दिन हम दोनों प्याज की वृद्धि नापते हैं। हम क्या करते हैं? प्रत्येक दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, प्रत्येक दिन प्याज की जड़ में वृद्धि को मापते हैं और लिखते जाइए। चौथे दिन भी हम प्याज की जड़ में वृद्धि को माप के लिख लेंगे और फिर जो होता है दूसरी वाले जार की जड़ को हम काट देते हैं और काटने के बाद फिर इसकी माप लिख लेते हैं। फिर चौथे दिन वैसे छोड़ देंगे और 5वें दिन वैसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको फिर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पहला जार 1 जिसकी जड़ों को हमने नहीं काटा था, इसकी जड़ में और वृद्धि हो गया है, जबकि जार नंबर 2 दूसरे जार में जिसकी जड़ को हम काट दिए थे, इसमें फर्दर डिवीज़न नहीं हुआ और इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। जार 2 में जिसकी जड़ को हमने काट दिया था, उसमें अब कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि क्या
है पौधों के जड़ और तना के शीर्ष भाग में प्रविभाजी ऊतक पाए जाते हैं जो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रविभाजी ऊतक द्वारा पौधों के जड़ तना के शीर्ष भाग में और टहनियों के पर्व में लगातार वृद्धि होती रहती है। प्रविभाजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ प्रविभाजी, पार्श्व प्रविभाजी ऊतक और अंतर्विष्ट प्रविभाजी ऊतक। शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक नाम से ही पता चल रहा है कि पौधे के जड़ और तना के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक और ये लंबाई में पौधे में वृद्धि करते हैं। पार्श्व प्रविभाजी ऊतक पौधे के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं और चूंकि पार्श्व भाग में पाए जाएंगे इसलिए पौधे को मोटाई में पौधे की वृद्धि करते हैं, जबकि अंतर्विष्ट प्रविभाजी ऊतक टहनियों के पर्व में पाई जाती है और तो ये टहनियों के पर्व में वृद्धि करते हैं। तो हम यहाँ देखें कि जो भी प्रविभाजी ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है जिसके फलस्वरूप पौधे में वृद्धि होती रहती है। आइए देखें पादप में स्थायी ऊतक क्या होते हैं। बच्चों, प्रविभाजी ऊतक द्वारा बनी कोशिकाएं जो अब पूर्ण विकसित हो चुकी हों और अब वो अपना विभाजन क्षमता खो चुकी होती हैं, तो अब जो ये कोशिकाएं होती हैं इनके समूहों को स्थायी ऊतक बोलते हैं। स्थायी ऊतक पादप के किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करती हैं, परंतु अब इनमें विभाजन क्षमता नहीं रह चुकी रहती है, अब ये विभाजित नहीं हो सकती हैं और स्थायी ऊतक पादप के गठन का कार्य करती हैं, बढ़ते हुए पादप के गठन का कार्य करती हैं। स्थायी ऊतक 2 प्रकार की होती हैं, सरल स्थायी ऊतक तथा जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो पौधे में ऊतक बनते हैं उनको सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, जैसे मृदुत्तक, दृढ़ोत्तक, स्थूलकोण ऊतक। जबकि जटिल स्थायी ऊतक को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं और जटिल स्थायी ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक बनता है पादप में उसको जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। और जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार की होती हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। इन्हें जटिल स्थायी ऊतक को संवहन ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि जटिल स्थायी ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम पौधे में संवहन का कार्य करती हैं। बच्चों, ये है पौधे में संवहन ऊतक। इसे हम एक प्रयोग द्वारा देखें कि क्या वाकई में जाइलम और फ्लोएम पौधे में संवहन का कार्य करते हैं। तो आप एक टमाटर का पौधा लीजिए और उसको एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें स्याही की कुछ बूंदें डाल दीजिए, लाल या नीले रंग की स्याही की कुछ बूंदें डाल दीजिए और उसके बाद आप उस पौधे को जड़ समेत उस पानी में डाल दीजिए और उसको 10 से 15 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जब हम उस पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट करते हैं तो काटने के बाद हमें उसमें लाल रंग की स्याही अगर आपने डाला है तो पौधे वो अनुप्रस्थ काट के बाद आप देखेंगे तने में लाल रंग के धब्बे जगह जगह दिखाई देंगे। इस तरह आपको जगह जगह लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे, जो ये जिससे क्या पता चल रहा है कि जड़ों द्वारा पानी अवशोषित होकर तने तक पहुंचा है। तो पानी को के संवहन का कार्य कौन किया? जाइलम द्वारा। तो क्या होता है, जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं वो जल, खनिज पदार्थ और भोजन के संवहन का कार्य करते हैं। जाइलम द्वारा जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है और वो पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करती है। इसी तरह फ्लोएम पत्ती में बने भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
तो बच्चों ये है पादप में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, प्रविभाज्य ऊतक तथा स्थायी ऊतक। बच्चों आइए अब जंतु ऊतक के बारे में जानें। जंतु ऊतक कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। जंतु ऊतक को एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक में बांटा गया है, जिसमें संयोजी ऊतक, अंतराली ऊतक, अस्थि तथा उपास्थि, स्नायु तथा कंडरा और रक्त, ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। इसी तरह पेशी ऊतक, ऐच्छिक पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक प्रकार की होती हैं। आइए जानें एपिथीलियम ऊतक के बारे में। बच्चों एपिथीलियम ऊतक हमारे शरीर के सबसे बाहरी भाग होता है। ये बाह्य आवरण की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको आवरण ऊतक भी कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग एपिथेलियम ऊतक होता है। तो सबसे बाहरी भाग होता है, इसलिए ये रक्षात्मक आवरण की तरह भी कार्य करता है। एपिथेलियम ऊतक कुछ शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है, जैसे मुख गुहा में, आमाशय में, फेफड़ों में। इनके आंतरिक सतह पर एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। बच्चों एपिथेलियम ऊतक रक्षात्मक आवरण का तो कार्य करता ही है, साथ ही साथ ये पदार्थों के आवागमन को भी संचालित करता है। उसके बाद आइए देखिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक अंगों को तथा ऊतकों को जोड़ने का कार्य करती है। ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। संयोजी ऊतक आपस में अंगों को या ऊतक से जोड़ने का कार्य करती है। संयोजी ऊतक में अब देखिए 4 प्रकार के होते हैं, अंतराली ऊतक, अस्थि तथा उपास्थि, स्नायु तथा कंडरा और रक्त। जिसमें अंतराली ऊतक त्वचा में, पेशियों के बीच में तथा तंत्रिका और रक्त वाहिनियों के चारों तरफ पाया जाता है। इसके बाद अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि सबसे कठोर ऊतक होता है और अस्थि का आधात्री कैल्शियम और खनिज से मिलकर बना होता है। अस्थि शरीर के कंकाल का निर्माण करती है, मतलब शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तथा उपास्थि लचीला होता है, क्योंकि ये प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। जैसे कान की उपास्थि, नाक की उपास्थि। आप देखिए बच्चों, हाथ की अस्थि को हम मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कठोर होता है और इसको कठोरता मिलती है क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। जबकि हम उपास्थि को आराम से मोड़ सकते हैं। आप देखिए कान की उपास्थि को मोड़िए, नाक की उपास्थि को, ये इसमें हम इसको मोड़ सकते हैं क्योंकि ये शर्करा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब आइए देखिए स्नायु तथा कंडरा संयोजी ऊतक के बारे में जानें। स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करती है, जबकि कंडरा संयोजी ऊतक अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद देखें रक्त एकमात्र तरल संयोजी ऊतक होता है, मतलब रक्त द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ये तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। बच्चों हमारे रुधिर का रंग लाल इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं के कारण होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बच्चों लाल रक्त कणिकाओं की कमी से हमें रक्तहीनता या एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसी तरह आइए देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को निर्धारित करती हैं। शरीर में आए बाह्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा संपन्न होता है। तो जितना प्रतिरोधक क्षमता जिसकी जितनी अच्छी होगी उतना वो रोगों से लड़ सकता है और इसका निर्धारण श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। उसके बाद है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स रुधिर के थक्का जमने में सहायक होती है। आप देखे होंगे बच्चों, कहीं भी कट जाता है तो कुछ समय ब्लीडिंग होने के बाद, रक्त स्राव के बाद धीरे धीरे वहाँ रक्त जमने लगता है। रक्त का जमना इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से होता है। प्लेटलेट्स ना हो तो लगातार रक्त का स्राव होता रहेगा और रक्त की शरीर में कमी हो सकती है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहयोगी होते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। अब आइए देखिए पेशी ऊतक। बच्चों, पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। पेशी ऊतक में को सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो मांसपेशियों में सिकुड़ने और प्रसार करने के लिए में सहयोगी होता है, जिससे हमारे शरीर में गति होती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। ऐच्छिक पेशी ऊतक उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां हम अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट कर सकें। जैसे हाथ में, पैर में ऐच्छिक पेशी ऊतक पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो गति होता है वो हमारी इच्छा अनुसार होता है। बच्चों, ऐच्छिक पेशी ऊतक कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनको कंकाली पेशी ऊतक भी कहते हैं और ये शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। संरचना अगर देखें तो ऐच्छिक पेशी ऊतक धारियों या रेखाओं जैसी संरचना इनमें होती है, इसीलिए इनको रेखीय पेशी ऊतक भी कहते हैं और इनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। बच्चों, इसके अलावा आहार नाल में भोजन का सरकना या रक्त वाहिनियों के प्रसार सिकुड़ने में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसमें लगातार वो क्रिया होती रहती है और इन आहार नाल में या रक्त वाहिनियों में, फेफड़ों की श्वास नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों में अनैच्छिक पेशी ऊतक पाया जाता है, क्योंकि इसके कार्य पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, कार्य करती रहती हैं। बच्चों, अनैच्छिक पेशी ऊतक तर्क रूपी होती हैं। ये सिरे पर नुकीली होती हैं और मध्य में इनके एक केंद्रक पाया जाता है। हृदय पेशी ऊतक हृदय के ऊतकों को हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। हृदय पेशी ऊतक संरचना में तो ऐच्छिक पेशी ऊतक के समान होती हैं, लेकिन कार्य इसका अनैच्छिक पेशी ऊतक के समान होता है। हृदय लगातार पंप करता रहता है, रुधिर का हृदय में लगातार प्रसार और सिकुड़न होता रहता है, जिससे रुधिर का पंप होता रहता है। इस कार्य पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो इसकी क्रियाविधि अनैच्छिक पेशी ऊतक के समान होती है। आइए बच्चों, तंत्रिका ऊतक के बारे में जानें। बच्चों, शरीर में बाह्य उद्दीपन या बाह्य संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का और विभिन्न अंगों में समन्वय भी तंत्रिका ऊतक द्वारा ही स्थापित किया जाता है। बच्चों, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और एक तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तो आइए एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना देखें क्या होती है। न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिकाएं होता है। तंत्रिकाएं से विभिन्न प्रवर्ध निकले होते हैं, जिनको डेंड्रॉन कहते हैं। ये प्रवर्ध फिर अपने सिरों पे शाखान्वित हो जाती है, जिसको डेंड्राइट कहते हैं। तंत्रिकाएं का एक से एक लंबी प्रवर्ध निकली होती है, जिसको एक्सॉन कहते हैं
और ये एक्सॉन भी अपनी अंतिम सिरे पे शाखान्वित हो जाता है। और एक्सॉन का यही अंतिम सिरा जो शाखान्वित हो गया है, इससे अगली तंत्रिका कोशिका आकर लग जाती है। देखिए ये अगली दूसरी तंत्रिका कोशिका है जो एक्सॉन के अंतिम सिरे से आके लग गई है। तो क्या होता है कि बाह्य उद्दीपन जब तंत्रिका को इस तंत्रिका कोशिका में आई, इस तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका में इन्हीं एक्सॉन की सिराओं द्वारा पहुंचता है। और एक्सॉन की सिराएं और अगली तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट जहाँ मिलते हैं, इसको सिनेप्टिक घुंडी बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह चेन फॉर्म में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी तंत्रिका कोशिका में उद्दीपन पहुंचा दिया जाता है। बच्चों मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु तंत्रिका ऊतक से बना होता है। बच्चों इस प्रकार ये जंतु ऊतक थे, इनकी संरचना और कार्य आप पढ़ लिए। बच्चों आज हम जंतु ऊतक और पादप ऊतक के बारे में पढ़े हैं, उससे संबंधित ये कार्य है, इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के संग। धन्यवाद।